फिल्म की फिलॉसफी अब कला की फिलॉसफी का एक पक्का हिस्सा बन चुकी है। पहले भी कई फिलॉसफर ने फिल्मों पर लिखा, लेकिन असली बढ़त 80 के दशक में हुई। वजह थी पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बदलाव और आम लोगों के बीच फिल्मों की बढ़ती अहमियत। इसी से फिल्म को थिएटर, डांस और पेंटिंग जैसी दूसरी कलाओं की बराबरी का दर्जा मिला। अब फिल्म की फिलॉसफी सौंदर्य शास्त्र का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। फिल्म की फिलॉसफी समझने से पहले दो बातें जाननी जरूरी हैं। पहली, इसमें सिर्फ फिलॉसफर ही नहीं बल्कि फिल्म पढ़ने लिखने वाले लोग भी योगदान देते हैं। दूसरी, फिल्म स्टडीज के अंदर फिल्म थ्योरी नाम का हिस्सा भी है, जिसका फिल्म की फिलॉसफी से काफी मेल है, लेकिन दोनों के नजरिए अलग रहते हैं। इसी वजह से कई बार यह सवाल उठता है कि क्या फिल्म की फिलॉसफी को अलग से पढ़ना वाकई जरूरी है। दरअसल फिलॉसफी हमेशा से हर कला रूप पर ध्यान देती आई है। जैसे संगीत या पेंटिंग की फिलॉसफी है, वैसे ही फिल्म की भी होनी चाहिए। फिल्म आज की दुनिया की सबसे बड़ी कला है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म की पढ़ाई तो पहले से ही फिल्म स्टडीज और फिल्म थ्योरी में होती है, तो अलग से फिल्म की फिलॉसफी क्यों चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि फिल्म थ्योरी कुछ ऐसे विचारों पर टिकी है जिन्हें बहुत से फिलॉसफर नहीं मानते। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि फिल्म को नए तरीके से फिलॉसफी के नजरिए से समझना जरूरी है। यही कारण है कि फिल्म की फिलॉसफी को खास महत्व मिला। जब फिल्म की फिलॉसफी को अलग जगह मिल गई, तब सवाल उठा कि इसे किस रूप में समझा जाए। मतलब, इसमें फिल्मों की व्याख्या का क्या रोल है, खास फिल्मों की पढ़ाई का बड़े सिद्धांतों से क्या रिश्ता है, और फिल्मों में मौजूद फिलॉसफी को कैसे देखा जाए। क्या इसके लिए कोई एक मॉडल हो सकता है जो इस पूरे क्षेत्र को समझा सके। आजकल एक सोच ये है कि फिल्म की फिलॉसफी को साइंस की तरह समझना चाहिए। इसमें कुछ लोग मानते हैं कि फिल्मों की व्याख्याओं का बड़ा संग्रह हो, जिससे बड़े सिद्धांत निकलें। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे छोटे सिद्धांत बनाए जाएं, जो फिल्मों और हमारे अनुभवों को अलग अलग पहलुओं से समझाएं। इसमें ध्यान फिल्मों की खासियतों के मॉडल और सिद्धांत बनाने पर है। इस सोच को कॉग्निटिव फिल्म थ्योरिस्ट ने बढ़ावा दिया, जो फिल्मों को दर्शकों की सचेत समझ से जोड़ते हैं। पुराने फिल्म सिद्धांतों की तरह यह अवचेतन पर नहीं, बल्कि दर्शक की सक्रिय समझ पर जोर देते हैं। लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि फिल्म को साइंस की तरह देखना गलत है, क्योंकि फिल्म एक कला है और इसे इंसानी अनुभव के नजरिए से समझना चाहिए। कुछ और लोग भी मानते हैं कि फिल्म को साइंस की तरह देखने से इसकी असली समझ छूट जाती है। अब भी यह बहस चल रही है कि फिल्म की फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए। कॉग्निटिव तरीका भले ही लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल अभी खुले हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि फिल्म शब्द में कौन कौन से माध्यम शामिल हों। पहले फिल्म का मतलब सिर्फ सेलुलॉइड पर रिकॉर्ड हुई मूवी से था, लेकिन आज ज्यादातर फिल्में डिजिटल में बनती और दिखाई जाती हैं। ये भी उसी कला का हिस्सा है, इसलिए फिल्म शब्द में इन्हें शामिल करना जरूरी है। अब बात आती है टेलीविजन। पहले टीवी को गंभीर कला नहीं माना जाता था, लेकिन जब ऐसे शो आए जिन्होंने गहरी और कलात्मक कहानियां दिखाई, तो टीवी को भी कला के रूप में देखना शुरू किया गया। इसलिए इसे भी फिल्मों के दायरे में रखना समझदारी है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म शब्द की जगह मूविंग इमेज जैसा बड़ा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अभी तक इस नए नाम को अपनाया नहीं गया है, इसलिए इसे फिल्म की फिलॉसफी ही कहा जाता है। शुरुआती समय में सबसे बड़ा सवाल यही था कि सिनेमा को कला माना जाए या नहीं। वजह ये थी कि फिल्में पहले ऐसे जगहों पर दिखाई जाती थीं, जैसे सर्कस या छोटे छोटे शो,
जो गंभीर कला के साथ मेल नहीं खाते थे। दूसरा, फिल्मों पर यह आरोप था कि वे थिएटर या असल जिंदगी की नकल भर हैं। थिएटर की रिकॉर्डिंग को सिर्फ इसलिए फिल्माया जाता था ताकि ज्यादा लोग देख सकें, लेकिन इससे फिल्म अपनी खुद की कला नहीं लगती थी। और जो फिल्में असल जिंदगी की सीधी झलक देती थीं, वे भी कला नहीं मानी गईं, क्योंकि उनमें कोई रचनात्मकता नहीं दिखती थी। फिल्म को एक अलग और पूरी कला मानने के लिए फिलॉसफरों ने उसकी असली प्रकृति को समझने की कोशिश की। शुरुआत में यही सबसे बड़ा सवाल था कि फिल्म को दूसरी कलाओं से अलग क्या बनाता है। ह्यूगो म्यून्स्टरबर्ग पहले फिलॉसफर थे जिन्होंने फिल्म पर गहराई से लिखा। उन्होंने कहा कि फिल्म थिएटर से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें खास तकनीकी तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ्लैशबैक, क्लोजअप और एडिटिंग। ये चीजें थिएटर में नहीं होती। उनके हिसाब से ये तकनीकी साधन असल में हमारे दिमागी प्रोसेस को बाहर दिखाते हैं। जैसे क्लोजअप उस समय जैसा है जब हम किसी चीज पर खास ध्यान देते हैं। दर्शक इन तरीकों को समझ लेते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग के कामकाज से परिचित होते हैं। म्यून्स्टरबर्ग ने यह बातें उस दौर में लिखी जब फिल्में बिना आवाज की होती थीं। लेकिन जब आवाज वाली फिल्में आईं, तब हालात बदल गए। इस बदलाव पर भी अलग अलग राय आई। रुडोल्फ आर्नहाइम ने कहा कि बोलती फिल्मों के आने से सिनेमा गिर गया। उनके हिसाब से फिल्म एक कला तभी है जब वो अपने माध्यम के प्रति सच्ची रहे। उनके लिए साइलेंट फिल्म असली कला थी क्योंकि वह चलती हुई आकृतियों और अमूर्त चीजों को दिखाती थी। लेकिन आवाज जुड़ जाने से यह कला कमजोर हो गई। आंद्रे बाजिन ने आर्नहाइम की राय का विरोध किया। उनके लिए फर्क साइलेंट और साउंड फिल्मों में नहीं, बल्कि उन फिल्मों में था जो सिर्फ तस्वीर पर ध्यान देती थीं और उन फिल्मों में जो हकीकत को पकड़ने की कोशिश करती। उन्होंने कहा कि फिल्म की असली ताकत कैमरे की उस क्षमता में है जिससे वह दुनिया को जैसा है वैसा दिखा सके। उन्होंने लंबे शॉट्स और डीप फोकस वाले यथार्थवादी स्टाइल को असली फिल्म कला माना। बाजिन ने ऐसे निर्देशकों की तारीफ की जिन्होंने कैमरे के जरिए दुनिया की सच्चाई को सामने रखा। उनके मुताबिक यही फिल्म का असली भविष्य था। नोएल कैरोल ने बाद में कहा कि पुराने सिद्धांतकार फिल्म की प्रकृति समझने में कई गलत धारणाओं में फंसे। उनका मानना था कि लोग फिल्म की शैली को ही उसकी असली प्रकृति मान लेते थे, जबकि दोनों अलग चीजें हैं। फिर भी बाजिन के विचारों को नया सहारा मिला जब कैंडल वॉल्टन ने कहा कि फिल्म फोटोग्राफी पर आधारित है, इसलिए यह दर्शकों को असली चीजें देखने का एहसास देती। इसे उन्होंने पारदर्शिता का विचार कहा, हालांकि सबने इससे सहमति नहीं जताई। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म असली वस्तुओं जैसी पहचान दिलाती है, लेकिन यह सीधे सीधे असलियत दिखाना नहीं है। इस तरह फिल्मों की प्रकृति को लेकर कई अलग अलग सोचें सामने आई और आज भी यह बहस जारी है कि फिल्म की असली पहचान क्या है। फिल्म के यथार्थवादी होने पर बहस आज भी चल रही है, खासकर जब डिजिटल तकनीक से तस्वीरें बनना आसान हुआ तो यह सवाल और तेज हो गया कि क्या स्क्रीन पर दिखती चीजें सच की तरह मानी जा सकती है या नहीं। अब बात फिल्म और लेखकपन की। फिल्में बहुत से लोगों की मिलकर बनाई हुई चीज होती हैं। क्रेडिट्स में इतने नाम आते हैं कि साफ दिखता है कि पूरी टीम मिलकर काम करती। फिर भी पढ़ाई लिखाई में अक्सर फिल्म को एक ही व्यक्ति की रचना मान लिया जाता है, यानी निर्देशक को असली लेखक माना जाता है। यह सोच इस बात पर जोर देती है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की रचनात्मक दिशा तय करता है, जैसे किताब का लेखक करता है। यह आइडिया तब आगे आया जब कुछ लोग किताबों की कहानियों को सीधे पर्दे पर उतारने वाले चालू तरीके के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि वही फिल्म कला कहलाने लायक है जिसमें डायरेक्टर को पूरा नियंत्रण हो, लिखने से लेकर कलाकारों को निर्देश देने तक। बाद में इसे पढ़ाई में अपनाया गया ताकि अच्छे निर्देशकों के पूरे काम को एक साथ देखकर उनकी कला समझी जा सके। लेकिन
इसका एक नुकसान हुआ कि बाकी अहम लोगों की मेहनत कम दिखने लगी। अभिनेता, सिनेमैटोग्राफर, लेखक, संगीतकार और आर्ट डायरेक्टर जैसे लोग भी फिल्म को आकार देते हैं, पर यह सोच उन्हें अक्सर पीछे कर देती है। सच यह है कि हर बड़ी फिल्म डायरेक्टर के अकेले नियंत्रण से नहीं बनती। कई बार किसी अभिनेता की मौजूदगी फिल्म की पहचान बन जाती है और उसका असर डायरेक्टर से भी ज्यादा दिखता है। फिर भी आदत पुरानी है, लोग फिल्मों को अब भी डायरेक्टर के नाम से ही याद करते हैं। इस सोच पर एक और ऐतराज यह है कि यह बड़े संस्थागत ढांचे को नज़रअंदाज करती है, जैसे बड़े स्टूडियो सिस्टम जहां डायरेक्टर भी तय सीमाओं में काम करता है। बाद की सोच ने तो यह तक कहा कि लेखक एक अकेला मालिक नहीं होता, किसी भी रचना को उसके समय और समाज के संदर्भ में समझना चाहिए। मतलब इरादे ढूंढने से ज्यादा जरूरी है वह माहौल देखना जिसने रचना को जन्म दिया और उसकी सीमाएं तय की। फिर भी डायरेक्टर के काम को एक साथ पढ़ना और समझना पढ़ाई में मदद देता है। बस इतना ख्याल रहे कि डायरेक्टर की भूमिका के साथ दूसरों के बराबर अहम योगदान को भी पूरे वजन से देखा जाए। जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें उसमें दिखने वाले काल्पनिक किरदारों की परवाह होने लगती है। यह सोचने वाली बात है कि जब ये किरदार असली ही नहीं हैं, तो हमें उनके साथ इतना जुड़ाव क्यों महसूस होता है। असल में बहुत सी फिल्में झूठी कहानियों पर ही टिकी होती हैं, फिर भी हम उनके किरदारों की खुशियों, दुखों और परेशानियों में खुद को शामिल कर लेते हैं। एक वजह मानी जाती है कि हम उन किरदारों से खुद को जोड़ लेते हैं। कभी कभी ये किरदार इतने आदर्श होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहादुर या समझदार, कि दर्शक खुद को उनके जैसा मानने लगते हैं। इस तरह जब उनके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हमें लगता है जैसे हमारे साथ हो रहा है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कई फिल्में इसी जुड़ाव का फायदा उठाती हैं, जिससे दर्शकों में कोई खास सोच या भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन बहुत से फिलॉसफर मानते हैं कि सिर्फ पहचान बना लेना ही सब कुछ नहीं है। कई बार हम उन किरदारों से भी जुड़ जाते हैं जिनसे हमारा कोई खास रिश्ता नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि आखिर फिल्में कैसे हमें अपने किरदारों के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देती हैं। ज्यादातर फिलॉसफर मानते हैं कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हम उसकी कहानी को अपनी सोच में जीने लगते हैं। हमारी कल्पना में वह सब कुछ असल जैसा लगता है और इसी वजह से फिल्में हमारे अंदर असली भावनाएं पैदा कर देती हैं। इस पर दो तरह की बातें सामने आई। पहली सोच कहती है कि जैसे कंप्यूटर में किसी चीज की नकल की जाती है, वैसे ही हम फिल्म की कहानी या किरदारों को अपनी भावनाओं के साथ जीते हैं। मतलब जैसे गुस्सा, डर या दुख हमें असली जिंदगी में महसूस होता है, वैसे ही फिल्म में दिखाए गए हालात पर भी होता है। फर्क बस इतना है कि असल जिंदगी में हम इन भावनाओं पर कोई कदम उठा सकते हैं, पर फिल्म में ऐसा नहीं करते। यही वजह है कि हम ऐसी चीजें स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं जो असल में हमें डराती या परेशान करती, जैसे डरावनी फिल्में। दूसरी सोच यह है कि सिर्फ सोचने भर से भी हमारे अंदर असली भावनाएं पैदा हो सकती हैं। जैसे अगर हमें सुनने को मिले कि किसी अपने के साथ कुछ गलत हुआ तो हमें गुस्सा आ सकता है, भले ही हम वहां मौजूद नहीं। इसी तरह फिल्म में अगर कोई बुरा इंसान मासूम को नुकसान पहुंचा रहा है तो सिर्फ इस बात को सोचकर ही हमें गुस्सा या चिंता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि फिल्म में चाहे जो हो रहा हो, हम जानते हैं कि वह असली नहीं है, फिर भी हमारे मन में असली जैसी भावनाएं उठती हैं। हम जानते हैं कि किसी को सच में खतरा नहीं है, फिर भी फिल्म हमें उनकी फिक्र करने पर मजबूर कर देती है। इसी वजह से फिल्में हमें गहराई से छू जाती हैं। सोचने वाली थ्योरी में भी कुछ दिक्कतें हैं। सवाल उठता है कि सिर्फ सोचने से हमारे अंदर इतनी गहरी भावना कैसे आ जाती है, जब हम जानते हैं कि फिल्म के किरदार असली नहीं। अगर हमें यकीन हो जाए कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ, तब तो भावनाएं आना समझ में आता है, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से भी हम क्यों दुखी या खुश हो जाते हैं,
ये पूरी तरह साफ नहीं। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी कहने के तरीके की। फिल्मों में कहानी बताने का तरीका किताबों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कहानी शब्दों, तस्वीरों और आवाज़ों के मेल से चलती है। कई बार फिल्म में कोई किरदार खुद कहानी सुनाता है, जैसे फिल्म का हीरो या कोई और जो दर्शकों से बात करता है। कभी कभी कोई आवाज़ बाहर से आती है जो किरदारों की हालत या कहानी बताती है। कई फिल्मों में कोई सीधा बताने वाला नहीं होता, फिर भी कहानी आगे बढ़ती रहती है। इसलिए ये सवाल उठा कि क्या हर फिल्म में कोई न कोई कहानी सुनाने वाला जरूर होता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई किरदार नहीं भी सुनाता तो फिल्म को बनाने वाला या निर्देशक ही असली कहानी सुनाने वाला है। फिर एक और सोच आई जिसमें कहा गया कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हम खुद को जैसे उस कहानी की दुनिया में देखना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम खिड़की से उस दूसरी दुनिया में झांक रहे हैं, हर सीन को अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कैमरा घूमता है, एक सीन से दूसरे सीन में कट होता है, तो हम क्या सच में उस दुनिया में होते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि असल में हम यह कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो उसी फिल्मी दुनिया में कहीं से कैमरे ने लिया है। मगर यह सोच भी कई जगह ठीक नहीं बैठती, इसलिए फिल्म की कहानी कहने का तरीका आज भी चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है। जैसे जैसे फिल्मों के अंदाज बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन सवालों पर और गहराई से सोचा जा रहा है। काफी समय तक फिल्म थ्योरी में यही माना जाता था कि आमतौर पर जो फिल्में बनती हैं, खासकर हॉलीवुड जैसी जगहों की, वो समाज में हो रही असल परेशानियों को छुपाती है। इन फिल्मों में सच को सुंदर या झूठा दिखाकर असली समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे समाज में चल रही बुराइयों पर पर्दा पड़ जाता है और एक झूठी, हसीन दुनिया दिखाई जाती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फिल्मों की कहानी का ढांचा ही ऐसा होता है कि वो समाज में चल रही ताकतवर और कमजोर लोगों की असली स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। उनके हिसाब से अगर फिल्मों को वाकई समाज के लिए अच्छा बनाना है तो कहानी की इस बनावट को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन फिल्म के फिलॉसफर मानते हैं कि जरूरी नहीं, हर फिल्म समाज के बुरे ढांचे को ही मजबूत करे। कई बार फिल्में समाज की बुराइयों को सामने भी लाती है और बदलाव की सोच भी दिखाती है। उन्होंने बहुत सी फिल्मों की गहराई से व्याख्या कर यह बताया कि कैसे फिल्में वर्ग, जाति, लिंग और पहचान जैसे मुद्दों पर सवाल उठाती हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। मसलन, कुछ फिल्मों ने ऐसे किरदार दिखाए जिनमें अलग अलग जातियों या रंग के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे समाज में भेदभाव के मुद्दों पर चर्चा होती है। इसी तरह बहुत सी फिल्मों में गरीबी, भेदभाव और अन्याय जैसे मुद्दों को भी उभारा गया है। फिल्मों के फिलॉसफर मानते हैं कि फिल्मों को एक जैसी नज़र से देखना ठीक नहीं, बल्कि हर फिल्म को उसके खास संदेश और सोच के हिसाब से समझना चाहिए। अब बात फिल्म और फिलॉसफी की। पहले कुछ लोग मानते थे कि फिल्में केवल मनोरंजन का साधन है और असली ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी से मिलता है। लेकिन बहुत से फिलॉसफर अब मानते हैं कि फिल्में भी इंसान को सच्चाई और जिंदगी के गहरे सवालों से रूबरू करा सकती हैं। कई बार फिल्में ऐसे सवाल खड़े करती हैं जो सीधे सीधे फिलॉसफी से जुड़े होते हैं, जैसे शक, सच्चाई, रिश्ते, समाज और इंसान की सोच। यही वजह है कि अब फिल्मों को सिर्फ कहानी या मनोरंजन के तौर पर नहीं, बल्कि सोच और समझ का एक जरिया भी माना जाने लगा है। कई फिल्में गहरी फिलॉसफी को सीधे सीधे दिखाती हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस वजह से फिल्में भी अब ज्ञान और सवाल जवाब का एक मजबूत जरिया मानी जाने लगी हैं। अब इस बात पर बहस चल रही है कि फिल्में वाकई में फिलॉसफी कर सकती हैं या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्में सिर्फ सिखाने या समझाने का जरिया बन सकती हैं, लेकिन असली फिलॉसफी नहीं कर सकती। उनका कहना है कि फिल्में, क्योंकि वो कहानी के रूप में होती हैं, असली फिलॉसफी की जगह नहीं ले सकती।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि फिल्में भी सोचने के नए तरीके खोल सकती हैं, खासकर जब फिल्मों में सोच के लिए कल्पनात्मक सवाल उठाए जाते हैं, जैसे अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस वजह से कई फिल्मों को फिलॉसफी करने वाली फिल्में भी माना गया है, क्योंकि वो दर्शकों के मन में गहरे सवाल खड़े करती हैं। बहुत सी फिल्मों ने दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर किया, जैसे मैट्रिक्स, मेमेंटो और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो एकदम अलग अंदाज में बनाई जाती हैं, जिन्हें स्ट्रक्चरल फिल्में कहते हैं। इन फिल्मों में कहानी से ज़्यादा इस बात पर ध्यान रहता है कि फिल्म असल में है क्या, और एक फिल्म को फिल्म क्या बनाता है। अगर इसे माना जाए तो ये फिल्में भी फिलॉसफी में अपना योगदान देती हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि फिल्में फिलॉसफी का असली गहरा काम नहीं कर सकती। कुछ सोच रखने वाले फिलॉसफर मानते हैं कि फिल्में अपने आप में एक नया फिलॉसफी करने का तरीका दिखाती हैं, जिसे फिल्म फिलॉसफी कहा जाने लगा है। चाहे आप किसी भी सोच के हों, अब यह तो मान लिया गया है कि फिल्में लोगों को फिलॉसफी से जुड़े बड़े सवालों तक पहुंचाने का काम जरूर करती हैं। आजकल कई किताबें और चर्चाएं फिल्मों में छुपी फिलॉसफी को सबके सामने लाती हैं, जिससे और लोग भी इन सवालों से जुड़ने लगे हैं। इससे फिलॉसफी को भी नया और ताज़ा रूप मिला है। फिल्म की फिलॉसफी अब एक बड़ा और जरूरी विषय बन गया है। लोग फिल्म को कला के नज़रिए से भी समझने लगे हैं और फिल्म में छुपी सोच को भी पहचानने लगे हैं। जैसे जैसे फिल्म और डिजिटल मीडिया का असर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फिल्म की फिलॉसफी और भी जरूरी होती जाएगी। आने वाले वक्त में इसमें और भी नई बातें और सोच सामने आएंगी, जो इंसान की जिंदगी और समझ को और गहरा करेंगी।